नमस्कार दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीरो टू हीरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ। इसमें हम पूरी हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल तक हिंदी होगी और एक एक डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वर्णमाला। तो पहले वर्णमाला की परिभाषा देख लेंगे। तो वर्णमाला की परिभाषा होती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। तो अब वर्णमाला में के दो प्रकार हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है। तो स्वर की परिभाषा देख लेते हैं हम। स्वर की परिभाषा होती है, वे वर्ण जिनको बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है, मतलब वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ठीक है। तो स्वर जो दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। एक स्वर होता है जैसे प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण में कम समय लगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगे वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। या कह सकते हैं हम वे वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे हो जाएगा आ, ई, उ, ऋण। तो ये चार जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो ये हो जाएंगे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋण। ठीक है। तो ये ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया। अगला आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होगी? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। वे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है। या वे वर्ण जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो ये हो जाएंगे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ। तो इनकी संख्या हो गई 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और ह्रस्व स्वर की संख्या हो गई 4। ठीक है। एक आता है प्लुत स्वर। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। ठीक है, 3 मात्रा का समय लगे तो वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, कहते हैं ना ओम, तो ये हो जाएगा प्लुत स्वर। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ह्रस्व स्वर की अगर पूछे ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या हो गई 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? दीर्घ स्वर की संख्या हो गई 7। ठीक है। और प्लुत स्वर तो बता ही दिया है। और जो अगर पूछे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वर की संख्या कितनी है, तो अगर स्वरों की संख्या आए तो स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है। वैसे तो स्वरों की संख्या 13 होती है टोटल, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो होती है 11। ठीक है, आपको 11 लगाना है, तो 11 क्वेश्चन सही होगा। ठीक है। अब आते हैं व्यंजन पर। तो व्यंजन क्या होते हैं? तो वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। इसकी परिभाषा ये है, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। व्यंजन, अब आइए व्यंजन को देखते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं इसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजनों में हो जाएंगे क से लेकर माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के विभिन्न भावों को स्पर्श करती है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। क से लेकर मैं तक, यानी कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और इनकी संख्या 25 मानी गई है। ठीक है, इनकी संख्या 25 मानी गई है। प्लस ये दो जो होते हैं डे और ढे, ये उच्चिप्त वर्ण कहलाते हैं, इसलिए इसमें 2 जोड़ देंगे 27 हुए। तो वैसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। ठीक है, ध्यान रखना है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर क्वेश्चन आए कितनी, तो 25 मानी गई है। ठीक है। अगर टोटल ये आ जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, मतलब ये क्वेश्चन आए एग्जाम में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है। अगर वो आवे कुल व्यंजनों की संख्या,
कुल व्यंजनों की संख्या तो 41 लगाना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ। तो अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं ये, रे, ले और वे, ठीक है, याद रखना। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये, रे, ले, वे। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, हर एग्जाम में आता ही है इनमें से क्वेश्चन, ठीक है। अगला है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं से, और है, ठीक है, तीनों सा होते हैं प्लस हा होता है, ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, श ह, ठीक है, तीनों सा होंगे और प्लस हा होगा, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, ऊष्म व्यंजन। अगला है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन या आगत वर्ण, ठीक है। तो आगत वर्ण होते हैं ज और फ, ठीक है, ध्यान रखना है, आगत व्यंजन ज और फ। अगला है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं वे वर्ण जो संयुक्त होकर दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, मतलब संयुक्त होकर बनते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्षेत्र, ज्ञ, श्रेय। तो देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, क्षत्रज्ञ जैसे छः है, तो छत्र छः दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो के प्लस है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि छः कौन से वर्णों से मिलकर बना हुआ है, तो ये के प्लस श, ठीक है। अब आ जाएगा त्र, तो त्र बनता है त प्लस र, ठीक है। अब आता है ज्ञ, तो ज्ञ आता है ज प्लस उ, ठीक है। और श्र, तो श्र आता है श प्लस र। तो संयुक्त व्यंजन क्या क्या हो जाएंगे, क्षत्रज्ञ, श्रेय। इनके तोड़ के ही मैंने बता दिए, छ हो जाएगा के प्लस से, त्रय हो जाएगा तय प्लस रे, ज्ञ हो जाएगा जे प्लस उ, से हो जाएगा से प्लस रे, ठीक है। अब आती है टोटल व्यंजनों की बात। तो टोटल व्यंजनों की बात आ जाएगी तो ये हो जाएंगे वामन वर्ण, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आया था उत्क्षिप्त वर्ण कितने कौन से होते हैं, तो उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त वर्ण हो जाएंगे ड और ढ, ठीक है, ये उत्क्षिप्त वर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, तो उत्क्षिप्त वर्ण हो जाएंगे ड और ढ, ठीक है, ध्यान रखना है। और आगत वर्ण आपको बता दिए थे ज और फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें स्पर्श व्यंजनों को देख लेते हैं पहले हम आपको, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जो लिखे होते हैं वो इस प्रकार से लिखे होते हैं, कवर्ग, ये कवर्ग है के खे गे घेड़, ये चवर्ग है चे छे जे झे उ, ये टवर्ग है टे ठे डे ढेड़, और ये ते थे दे धे ने, और ये पे फे वे भे में। तो ये के चे टे ते पे, इसे हम याद करने के लिए कचट तब बोलते हैं, ठीक है। ये कवर हो गया, ये चवर हो गया, ये टवर हो गया, ये तवर हो गया और ये पवर हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो कवर्ग होता है उसे हम कंठोष्ठ बोलते हैं, ठीक है। कवर को कै खे गे गहण, यानी कवर के जितने भी वर्ण होते हैं वो कंठोष्ठ होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। जो तालव्य वर्ण होते हैं वो ये होते हैं चे छे जे झे उ। तो तालु वाले वर्ण कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे चे छे जे झे उ। अब आता है मूर्धन्य। क्वेश्चन इस प्रकार से आया, मूर्धन्य वर्ण कौन सा है, तो उसमें दे रखा होगा टे ठे डेण है कोई सा एक वर्ण, और बाकी ऑप्शन दूसरे दे रखे होंगे, ठीक है। तो हमें बताना उसमें टे ठे डे ढेण है, तो ये टे वर्ग वाला जो होता है वो मूर्धन्य होता है। अब आता है ते थे दे धे, तो ये आते हैं ये दंत में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दंत की सहायता से बोले जाते हैं, दंत बोलते हैं ते थे दे धे। अब आते हैं ओष्ठ्य, ओष्ठ्य आते हैं पवर्ग में, पे फे बे भे में, ठीक है। ये जो ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं इसलिए इन्हें ओष्ठ के बोलते हैं। अगला आता है तालव्य, हाँ कचट तब पूरे हो गए ना, ठीक है, ध्यान रखना। अब आते हैं इसमें, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, ये कंठ हो गए, कवर हो गया, तालव्य चवर हो गया, मूर्धन्य टवर हो गया, और दंत
तवर हो गया और ओष्टे पवर हो गया। ठीक है, इसे हम कवर्ग इसलिए बोलते हैं कि पूरा क्या कवर्ग होता है, कै खे गे घेणे चवर्ग चे छे जे झे हुए और टवर्ग टे ठे डे ढेणे ते थे दे धेने पे फे बे भे में। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं इसमें घोषत्व के आधार पर वर्ण। ठीक है, तो एक होता है घोषत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। ठीक है, तो अघोष वर्ण देख लेते हैं। अघोष वर्ण जो होते हैं वो होते हैं, ये इस पर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का ये कैचे टे पे ये सब वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, अघोष वर्ण कौन से होते हैं, ध्यान रखना। अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण वो अघोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, उसमें आप में पूछ लेगा, कोई से ही वर्ण दे देगा, इसमें से टेठ है दे देगा, तेथ है दे देगा और ऑप्शन दे देगा, तो कि इसमें से कौन सा है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सारे वर्गों में देखना होगा कि पहले और दूसरे कौन से हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग में पहले और दूसरे वर्ण जो होंगे वो अघोष वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला होता है सघोष। तो सघोष हो जाएंगे। सघोष जो होते हैं वो होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। अब देख लेते कवर्ग में, तो कवर्ग में ग घ और ण क्या है, ये सघोष वर्ण है। ठीक है, और ऐसे इसमें हो जाएंगे जे झे उए सघोष वर्ण है, डे ढेण सघोष वर्ण है, ते धे ने सघोष वर्ण है, बे भे में सघोष वर्ण है। ठीक है, ध्यान रखना है। हमारे अघोष और घोष हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, ये दो प्रकार होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण जो होते हैं वो होते हैं प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा के, गे और डे। ठीक है, नहीं क, ग और ड, ये क्या हो गए, अल्प प्राण व्यंजन हो गए। उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे और आपको देखना होगा कि इसमें कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है, और कोई सा ही वर्ग का हो सकता है वो। तो हमें तो ये देखना है कि कोई सा भी वर्ण हो, हमें देखना होगा कि हमारे याद होंगे कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के चेटे ते पे। ठीक है, तो हमें कैसे लेके माँ तक देखने, मतलब उसमें कौन सा है वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन से जाएंगे, पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है महाप्राण। तो महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा या चौथा वर्ण क्या कहलाता है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा कौन सा है, खे, और चौथा क्या है, घे। ठीक है, खे और घे क्या है, ये महाप्राण व्यंजन है। ऐसे इसमें छ और झ क्या है, महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रखना, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं हम, कंठ प्लस तालु क्वेश्चन आ जाए, कंठ ओष्ठ वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ए ऐ। ठीक है, नहीं और आ जाए ओष्ठ प्लस कंठ यानी कंठोष्ठ, तो ये वर्ण होते हैं औ औ। ठीक है, ध्यान रखना है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
देखो इसमें ये तो सब ठीक है नहीं। हर्ष स्वर दीर्घ स्वर मैंने परिभाषा बताई दी आपको। तो हर्ष स्वर ये क्या हो जाएंगे, आ ई ऊ ऋण, ठीक है। मूल स्वर आ ई ऊ, इन्हें हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। दीर्घ स्वर आ ई ए ओ, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक। आगत 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 स्वर, देखिए मैंने बताया था आगत वर्ण आए या आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन तो वो होते हैं ज और फ, लेकिन अगर आ जाए आगत स्वर तो आगत स्वर होता है आ और आप ही है, तो ओ की आवाज देता है ओ, ठीक है। अगला है अग्रस्वर। तो अग्रस्वर जो बेस्वर जो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं वो अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे ई आप बोल के देख लीजिए, ई बड़ी ई को भी ई बोलेंगे ए, तो ये जीभ के अगले भाग से बोले जाएंगे, तो इसलिए अग्रस्वर हो जाएंगे, ध्यान रखना है। मध्य स्वर जो आते हैं जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाता है, तो ये हो जाएगा आ। पश्च स्वर जो पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं, तो हो जाएगा आ ओ, ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अगला है संवृत स्वर। तो संवृत स्वर होता है ई और ऊ, ध्यान रखना है। संवृत स्वर कौन से होते हैं, ई और ऊ। और आ जाए अर्धसंवृत, बड़ी ई और ऊ है असंवृत स्वर में। अगर आ जाए अर्धसंवृत, तो अर्धसंवृत में होता है छोटी ई और छोटा ऊ, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है विव्रत। विव्रत क्या होते हैं, तो विव्रत होते हैं बड़ा आ ए और ओ, ठीक है। ये उसके बाद जितना मैं बताया था ये भी याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से भी कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अर्धविव्रत, तो अर्धविव्रत होता है ए आ ओ। होता है व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजनों की संख्या कुल तो 41 है ना, तो वैसे अगर क्वेश्चन में आए व्यंजनों की संख्या है खाली क्वेश्चन आए तो 33 लगाते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या मैंने बताई थी आपको 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 और उत्सिप्त लगा के +2 डेवड है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन बताए थे मैंने, ये रे ले और ब, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। उस व्यंजन ही बताए थे 3 और सा और हा, ठीक है। तो इनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, उस व्यंजन की संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या, तो आगत व्यंजनों की संख्या बताई थी मैंने, ज और फ होती है, इनकी संख्या हो जाएगी 2। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या, तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, छत्रज्ञ श्रेय बताए थे, तो इनकी संख्या हो जाएगी 4। अब ये देख लो क वर्ग ध्वनियाँ मैंने बताई थी, के खे गे घेण ये हो जाएगी। च वर्ग ध्वनियाँ चे छे जे, क वर्ग को कंठोष्टे भी कहते हैं, च वर्ग को तालव्य कहते हैं, ठीक है। चे छे जे जो, ट वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं, टे ठे डेढ़ है, ठीक है। तवर्ग को होते हैं क्या बोलते हैं, दंत ते थे दे ध न, ठीक है। अब आता है पवर्ग ध्वनियाँ हैं पे फे बे भे में, तो इसमें बोलते हैं ओष्ठ्य। अगला है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन है ये रे ले वे, ठीक है। अर्धस्वर ये क्वेश्चन भी होता था, अर्धस्वर कौन से हैं, तो अर्धस्वर होता है ये और वे, ठीक है। अर्धस्वर ये और वे। अब आता है लुंठित व्यंजन। अगर आ जाए लुंठित व्यंजन क्या होता है, तो लुंठित व्यंजन होता है रा। अब आता है पार्श्विक। तो पार्श्विक व्यंजन आ जाए तो पार्श्विक व्यंजन होता है ला। लुंठित रा होएगा और पार्श्विक ला होगा। उस व्यंजन, तो उस व्यंजन तो मैंने आपको बता ही दिया श और उत्क्षिप्त भी बता दिया था डे और ढ। अगला है अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन आता है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाता है, अघोष व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तथा फ सा, हाँ इनमें भी ध्यान रखना, फ सा, ठीक है। आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, आपको ये अप्लाई करना है प्रथम और द्वितीय वर्ण, ठीक है। अगला है सघोष व्यंजन बताया था प्रत्येक वर्ग का तृतीय चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण सघोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है अल्पप्राण व्यंजन। तो अल्पप्राण व्यंजन बताया था आपको प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। और महाप्राण व्यंजन दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। नासिक व्यंजन, तो नासिक व्यंजन लैनम, ठीक है। लैनम यहाँ से आता है। नासिक के व्यंजन जो होते हैं वो ये होते हैं,
जितने भी जो प्रत्येक वर्ग का होता है, प्रत्येक वर्ग का लास्ट अक्षर जो होता है वो नासिक के व्यंजन होता है। ठीक है, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसलिए हम नासिक के व्यंजन होते हैं लै और लैनम। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, नहीं, नासिक के व्यंजन कहलाता है। ठीक है, नासिक के व्यंजन। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं इसलिए इसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। ठीक है, कंठ व्यंजन, तो कंठ व्यंजन तो बताया था, कबर गोता कै खे घेड़ है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है, आइए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूलतः वर्णों की संख्या हो जाएगी 52। 6 वर्ण किसके योग से बना है? मैंने बताया था, क प्लस सा के। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? तो उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, तो टे तो ये मूर्धन्य है। ठीक है, क वर्ग उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो क वर्ग तो कंठे है, पता होगा आपको। वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, मैं ये बताना भूल गया था, वर्ण की परिभाषा। तो वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो मैंने बताई थी 11 है। टोटल अगर आती है तो 13 होती है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो वर्णों की संख्या कितनी है? 11, तो यही लगाना आपको 11। कंठ ध्वनि कौन सी है? तो ये क और ख। कवर की पूरी कंठी होती है। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु। अयोग बाह्य वर्ण कौन से होते हैं? तो अयोग बाह्य होते हैं अंग और अह, ये अयोग बाह्य होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रकार से अयोग बाह्य हैं तो इसमें अंग और अह दोनों आते हैं। ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण स, महाप्राण। ठीक है, नहीं, अघोष वर्ण को आपको देख सकते हैं, मैंने जो बताया था। हिंदी की स्वध्वनि है, तो स्वध्वनि है तालव्य, अघोष महाप्राण। अब है ये रे लव किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये लव अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, आगे देखते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन मैंने बताया था 6 वर्ग होता है, छ छ जे जे उए। तालव्य में ये और ध्यान रखना है, से और ये और आते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तालव्य में 6 वर्ग तो होता ही है पूरा, छ छ जे जे उए, लेकिन से और ये और होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे आता है मूर्धन्य, मूर्धन्य में टे वर्ग तो हो गई, क्योंकि क्वेश्चन जो है बिल्कुल वो अलग से पूछते हैं ना कंफ्यूज करने के लिए। तो टेठ है, डेढ़ है, तो ये तो हो गई मूर्धन्य व्यंजन, लेकिन से और होगा। ठीक, ऐसे हुए दंते व्यंजन। दंते व्यंजन में हो जाएगा तैथे देना, ये तो आपको पता ही है। ओष्ठ व्यंजन पेप है, पवर हो जाएगा पूरा। अब आता है दंतोष्ठ व्यंजन, दंत प्लस ओष्ठ, तो दंत पे ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा ब। ठीक है, स्वर तंत्री व्यंजन हो जाएगा ह। ध्यान रखना है, दंतोष्ठ व्यंजन ब और स्वर तंत्री व्यंजन ह। तो ये थी वीडियो। मैं ये इसमें उस आपका जो चैप्टर था ये वर्णमाला, वर्णमाला पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें वर्णमाला में मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और हम इसके बाद जो है इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए वीडियो बंद करते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।